हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीकली करंट अफेयर क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम 2 सितंबर से 7 सितंबर के बीच जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके बारे में जो है वह देखेंगे और काफी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। यह जो पूरा सेशन होने वाला है यह महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर की वेबसाइट हैं उनसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो है वह लिया गया है। तो यह काफी कॉम्प्रिहेंसिवली क्लासेस होने वाली हैं और पूरे सप्ताह की जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसको इसमें कवर कर दिया गया है। तो आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक से, एक एक करके टॉपिक को देखते जाएंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन में मेथेन की भूमिका। तो यह चर्चा में था। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि मेथेन जो है वह यह 12 वर्ष इसकी आयु होती है। 12 वर्ष यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें 12 वर्ष तक यह जो होता है रह सकता है, और 20 वर्षों में जो है वह जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो 84 गुना अधिक गर्मी को मतलब ट्रैप करता है। ठीक, फंसाता है यानी कि ट्रैप करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 वर्ष इसकी आयु होती है, लेकिन जो CO2 होता है, CO2 की तुलना में जो इसकी हीट एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी होती है स्टूडेंट, वह क्या होती है? वह 84 गुना अधिक होती है। ठीक, जिस कारण यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है। तो यह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मेथेन की जो आयु होती है वह इन्वायरमेंट में लगभग 12 वर्ष होती है। ठीक, और यह जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड से 84 टाइम्स अधिक हीट एब्जॉर्प्शन कर सकता है। अब देखते हैं कि मेथेन होता क्या है। मेथेन एक क्या है? यह एक गंधहीन, रंगहीन और ज्वलनशील एक गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो है वह यह कंट्रीब्यूटर उसमें है, योगदान करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है वह योगदान करता है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर बात करें तो ओजोन के गठन में जो है यह प्राथमिक योगदान करता है। ओजोन एक जो है वह सेकेंडरी पॉल्यूशन होता है जो कि हमारे ट्रोपोस्फियर में होता है। अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, यानी कि जो हमारा समताप मंडल है वहां पे पाया जाता है, तो ओजोन जो है एक अच्छी चीज मानी जाती है। लेकिन वही ओजोन अगर जो है वह कहाँ पे पाया जाता है? अगर क्षोभ मंडल में, अगर ओजोन जो है वह क्षोभ क्षोभ मंडल में अगर मिल जाए तो वह क्या हो जाता है? एक प्रदूषण के रूप में इसको जो है वह कंसीडर किया जाता है। तो ओजोन जो है वह बनने में कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें जो क्या होता है कि जो मेथेन है उसमें एक प्रमुख योगदान करता होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट बात करें तो इसकी भूमिका क्या होती है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें मेथेन की भूमिका क्या होती है। तो आपको बता दें कि मेथेन जो है 20 साल की अवधि में CO2 की तुलना में 84 गुना अधिक जो है वह गर्मी को ट्रैप करती है। हमने पहले भी देख लिया था इसको। इसके अलावा देखें को तो मेथेन जो है वह फैलने से पहले लगभग 12 वर्षों तक वायुमंडल में रहता है। इसको भी हमने देखा, यानी कि इसकी जो कुल आयु होती है, इसका जो एज होता है इन्वायरमेंट में, वह 12 वर्ष के करीब होता है। इसके बाद देखें तो औद्योगिक क्रांति, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद मेथेन लगभग 1/3 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यानी कि 1/3 जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापन के लिए, उसमें 1/3 योगदान मेथेन का है। ठीक, और अभी हमने देखा भी कि मेथेन जो है वह सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसमें? ग्लोबल वार्मिंग में। फर्स्ट पे कौन है? तो CO2। इसके अलावा मानव गतिविधि और प्राकृतिक स्रोत, इसके लिए कि मेथेन के उत्सर्जन में कौन कौन से हैं, यानी कि मानव गतिविधियां भी उसके लिए जिम्मेदार है, कुछ प्राकृतिक स्रोतों से भी जो है वह मेथेन उत्सर्जित होता है। ध्यान रखिए, यदि कोई पॉल्यूटेंट जो है, यदि नेचुरल रिसोर्सेज से यानी कि
प्राकृतिक स्रोतों से यदि हो रहा है तो इन्वायरमेंट में जो होता है एक ऐसी कैपेसिटी होती है, फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा कार्य करता है कि वह उसको जो है वह बैलेंस कर जाता है। लेकिन जब उसमें जो है वह ह्यूमन एक्टिविटीज उसमें एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य, प्रेरक के रूप में कार्य करने लगती है, तो वही जो फीडबैक होता है वो लगातार पॉजिटिव की ओर बढ़ता चला जाता है। और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि जो समस्या है वो लगातार बढ़ ही रही है, तो उसको पॉजिटिव मैकेनिज्म बोला जाता है इन्वायरमेंटल टर्म में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि मेथेन जो होती है वह ह्यूमन जो एक्टिविटी है उससे भी निकलती हैं और नेचुरल सोर्सेस से भी निकलती हैं। इसके बाद देखते हैं कि मेथेन जो है वह 60% जो इसे वायुमंडल में बनाता है वह मानव गतिविधियों से आता है, यानी कि जो मेथेन है उसका लगभग 60% ह्यूमन एक्टिविटी से हमारे इन्वायरमेंट में निकलता है। ठीक, इसके अलावा मेथेन जो है वह तेल गैस उत्पादन परिवहन भंडारण के दौरान भी क्या होता है, इन्वायरमेंट में रह जाता है। ठीक, और कुछ कृषि जैसे कि धान की फसल के दौरान भी जो है वह कुछ मात्रा में मेथेन जो है वह इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। तो यह जो है वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से। तो मेथेन की भूमिका को भी हमने देखा, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट देखते हैं चक्रवात आसान के बारे में। हाल ही में जो है वह गुजरात के कच्छ तट पर चक्रवात आसान जो है वह बना था और इस क्षेत्र पर जो है काफी इसका इम्पैक्ट भी पड़ा। अब चक्रवात आसान जो है वह यह तो एक करंट टॉपिक हो गया, लेकिन क्वेश्चन जो है वह इस करंट टॉपिक से जोड़कर जो है वह लगातार स्टैटिक टॉपिक से बनते हैं। तो चक्रवात आसान को जो है वह इसका एक बैकग्राउंड लेते हुए चक्रवात होता क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो चक्रवात के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो बेसिकली आप जानते होंगे, आपने अपनी ज्योग्राफी की स्टैटिक क्लासेस या नोटबुक में पढ़ा होगा कि चक्रवात क्या होते हैं, एक लो प्रेशर क्या होते हैं, लो प्रेशर एक जोन होता है। लो प्रेशर जोन होता है जिसमें जो है वह दबाव काफी कम हो जाता है और आसपास की जो हवाएं होती है वह उस लो प्रेशर क्रिएट हुआ रहता है उसको जो है वह फिल करने के लिए तेजी से उस क्षेत्र में आती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, अब आसपास की जो हवाएं हैं वह इस तरीके से इस क्षेत्र को आएंगी, तो यह जो पूरा जो एक डायग्राम आपको दिखेगा वह एक सर्कल यानी चक्राकार या अंडाकार रूप में आपको देखने को मिल जाएगा और यह तीव्र गति से नाचते हैं। तो इसी को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तब चक्रवात बोल सकते हैं। ठीक, और यह जो क्या होता है कि यह एक हिंसक तूफान के रूप में भी कभी कभी, यदि मान लीजिए कोई अगर जो स्लोप ग्रेडियंट होता है उसका जो प्रेशर्स का, अगर मान लीजिए यहाँ पे तकरीबन 850 जो है वह मिलीबार प्रेशर हुआ और इधर जो है वह मान लीजिए 1100 मिलीबार हुआ, तो काफी तेजी से जो है हवाएं अंदर की ओर आएंगी और वह जो चक्रवात होगा वह हिंसक रूप में बदल जाएगा। ठीक, इसके बाद ये बात करें तो जो चक्रवात होता है उत्तरी गोलार्ध में यह चक्रवात वामावर्त घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की यदि हम बात करें तो यह क्या होते हैं, यह दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है स्टूडेंट कोरियालिस फोर्स के कारण। कोरियालिस फोर्स आपने पढ़ा होगा कि यदि मान लीजिए कोई हवा जो है वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आ रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आ रही है, तो कोरियालिस फोर्स के कारण इसकी दिशा जो होगी स्टूडेंट थोड़ा जो है वह किस तरफ मुड़ जाएगी, वह थोड़ा जो है वह अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। इस प्रकार से बाईं ओर मुड़ जाएगी तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लो प्रेशर बना, हवा जो है वह अब सीधे भी आ सकती है, लेकिन होता क्या है, कोरियालिस फोर्स के कारण जब इधर से हवा आएगी तो ये किस प्रकार मुड़ जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो इस प्रकार से हवाएं जो है मुड़ जाएंगी, तो उसी को क्या बोला जाता है, वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वह होता है। जबकि दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो यदि कोई हवा दक्षिण से जो है वह उत्तर की ओर जाती है इस प्रकार से, तो इस जो विक्षोपी बल है कोरियालिस फोर्स, इसके कारण यह क्या होता है कि यह अपने दाईं ओर इस प्रकार से घूमती रहती है। ठीक, अपने दाईं ओर घूमती है और दाईं ओर घूमने के कारण इसकी जो दिशा होती है वह दक्षिणावर्त हो जाती है, यानी कि
क्लॉक वाइज हो जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा बात करें तो साइक्लोन जो है वह एक ग्रीक शब्द साइक्लोस से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है कि सांप के कुंडल। आपने देखा होगा कि इसमें किस प्रकार से जो है इस प्रकार से कुंडलाकार में बैठा है, यानी कि जो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से हवाएं कुंडलाकृत आकृति में जो है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है वह आती हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह चक्रवात को हम समझ सकते हैं। और इसकी स्थिति के आधार पर, यानी कि चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, उसका ओरिजिन जो प्लेस है वह कहाँ है, उस आधार पे यदि हम देखें तो इन्हें मुख्यतः जो है वह दो जो है वह प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। एक क्या होता है, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो है वह ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि इसको हम जो है वह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी बोल सकते हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो है वह उसको इसको कह सकते हैं। तो दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। अब इनके बारे में जो है वह डिटेल जो क्लास होगी वह हमारे चैनल पे स्टैटिक जब हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, अब काफी जो है वह उसके लिए प्लान तैयार कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी आप तक जो है वह पूरी ज्योग्राफी सिलेबस को लेकर हम जल्दी से जो है वह उपस्थित होंगे। तो ठीक, तो उसमें इसको हम काफी डिटेल से देखेंगे। अभी जो है वह करंट अफेयर की क्लास है तो इतना ज्यादा डिटेल हो नहीं सकता, तो आप इतना समझिए। ठीक, तो इस जो टॉपिक था इसके बारे में हमने समझ लिया, चक्रवात को भी हमने देखा। चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वह चर्चा में आया था माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया चर्चा में क्यों आया, क्योंकि जो शोधकर्ता है इसको जो पार्किंसन रोग के बारे में आपने सुना होगा, पार्किंसन रोग जो है वह उसको लेकर जो है वह माइट्रोकांड्रिया के संबंध को जो है वह खोजा जा रहा है, यानी कि पार्किंसन रोग में माइट्रोकांड्रिया की भूमिका क्या होता है, रोल क्या होता है, उसको जो है वह शोधकर्ता जो है वह ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वह क्वेश्चन बनेगा माइट्रोकांड्रिया से, तो उसको देखते हैं। तो माइट्रोकांड्रिया जो होता है स्टूडेंट, यह क्या है, यह एक गतिशील होता है और सेलुलर मांगों को पूरा करने के लिए आकार, संख्या और स्थान को लगातार बदलता रहता है। काफी इंपॉर्टेंट जो है वह स्टेटमेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा, माइट्रोकांड्रिया क्या होता है, स्टैटिक नहीं होता है, यह मोबाइल होता है, यानी कि गतिशील होता है और यह आकार, संख्या और स्थान को लगातार बदलता रहता है। ठीक, इसके अलावा हम देखें कि माइट्रोकांड्रिया जो है वह गतिशीलता में असंतुलन, जैसे कि माइट्रोकांड्रिया जब गतिशील है वह उसकी आकार, संख्या, स्थान में लगातार परिवर्तन हो रहा है। यदि इसमें कुछ असंतुलन आता है, ठीक, अगर उसकी जो गतिशीलता है उसमें कोई असंतुलन आ जाता है, इम्बैलेंस आता है, तो वही जो होता है पार्किंसन सहित कई न्यूरो डिजेनेरेटिव, यानी कि जो दिमाग से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हैं उनको जो है वह उत्पन्न करता है। तो माइट्रोकांड्रिया की गतिशीलता में इम्बैलेंस जो होता है वह पार्किंसन जैसे रोगों को जन्म दे सकता है। इसके अलावा शोध दल जो है वह जो शोध करता है पार्किंसन रोग में माइट्रोकांड्रिया की भूमिका को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने पाया कि DRP1 नामक एक प्रोटीन होता है, DRP1 नामक एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक, और प्रोटीन जो है वह ध्यान केंद्रित क्यों किया, क्योंकि माइट्रोकांड्रियल जो होता है डिवीजन, वह इसी प्रोटीन को नियंत्रित करता है, यानी कि जब यह प्रोटीन रिलीज होता है तो इसी प्रोटीन को DRP जो होता है, DRP1 नामक प्रोटीन, इसी प्रोटीन को माइट्रोकांड्रिया जो है वह रिलीज होने से जो है वह नियंत्रित करता है कि किस मात्रा में रिलीज होना है, किस मात्रा तक उसको रोक लेना है। और इसी में यदि इम्बैलेंस आया, असंतुलन हुआ, तो वही जो है वह कई डिजीजेस का कारण हो जाता है। ठीक, इसके अलावा जो है एक और स्टैटिक टॉपिक देखते हैं क्या, कि पार्किंसन रोग के बारे में। पार्किंसन रोग होता क्या है, तो यह एक क्या है, यह न्यूरो डिजेनेरेटिव एक डिजीज है, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है जो कि मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु, यानी कि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वह डेड होती जाती हैं। ठीक, तो उससे संबंधित यह रोग है। इसके अलावा बात करें तो वर्तमान में इसका कोई भी उपचार जो है वह मौजूद नहीं है और यह जो है वह सेल की मृत्यु को जो है वह
ऐसा कोई भी उपचार नहीं है जो कि पार्किंसन रोग के दौरान जो मस्तिष्क में सेल की लगातार मृत्यु हो रही है या उसको जो है वह धीमा कर रहा है उसके ग्रोथ को, तो उससे संबंधित जो है वह कोई दवा अभी तक बनी नहीं है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक, तो यह दो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे इसमें, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने थोड़ा सा जाना और पार्किंसंस के बारे में भी थोड़ा सा जाना। ठीक, तो इस प्रकार जो है यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं। तो काफी चर्चा में रहा इंडियन ग्रे उल्फ, यह जो भारतीय जो भेड़िया है यह चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में काफी इसका जो है वह आतंक देखने को मिला, तो इसलिए जो है हमारे लिए चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये जो स्पीसीज है उन टॉपिक से यह संबंधित था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसका यदि बात करें वैज्ञानिक नाम, तो कैनिस ल्यूपस पैलिप्स इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। यह काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यह जो है वह आईयूसीएन की कम चिंता वाली लिस्ट में इसको सम्मिलित किया गया है। और इसके अलावा जो भारतीय संरक्षण अधिनियम 1972 है उसका जो इंडेक्स है उसमें अनुसूची शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है। ठीक, और साइट की जो परिशिष्टि है उसमें भी जो है वो अपेंडिक्स के 1 में इसको डाला गया है। तो यही दो तीन चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी होगी। ठीक, तो इंडियन ग्रे उल्फ के बारे में इतना आप जानिए। नेक्स्ट चलते हैं। लोथल एक बार चर्चा में आया, लोथल को देखते हैं। लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है, यह चर्चा में आया और इसके बारे में हम जानते हैं। तो गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित जो लोथल है वह सिंधु घाटी के सबसे दक्षिणी स्थलों में है। तो सबसे पहले जानकारी कि यह गुजरात में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक है। ठीक, अब सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो यह काफी इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है हमारे कल्चर के लिए। हमारे जो यह वर्तमान संस्कृति है इसके एक पूर्वज के रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक, और यह जो लोथल है इसको लगभग 2200 ईसा पूर्व में जो है वह बनाया गया था, यानी कि इसको जो है 2200 ईसा पूर्व में यहाँ पे सभ्यता देखने को हमें मिल जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण स्टूडेंट क्या था, यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। क्या था? यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जो कि पश्चिम एशिया अफ्रीका के साथ मोतियों रत्नों और आभूषणों के व्यापार के लिए जाना जाता था। तो लोथल जो था स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट जो था वह व्यापार केंद्र था। बात करें तो गुजराती में लोथल का जो अर्थ होता है स्टूडेंट वही अर्थ है जो कि मोहनजोदारो का अर्थ आपने पढ़ा होगा, मृतकों का टीला। काफी इंपॉर्टेंट है मृतकों का, जैसे कि लोथल यदि दे दिया उसका अर्थ पूछ लिया तो मृतकों का टीला अक्सर बुक्स में जो है वह स्टूडेंट पढ़ते हैं कि मृतकों का टीला यानी कि मोहन जोदारो को बोला जाता है। लेकिन बात करें गुजराती में तो लोथल का भी अर्थ गुजराती में वही होता है, मृतकों का टीला। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा यदि देखें तो इसमें और एक जानकारी है कि लोथल दुनिया का सबसे पुराना जो है वह ज्ञात गोदी होने का उल्लेखनीय है और साबरमती नदी से जो है वह जोड़ता है। ठीक, जिसे हड़प्पा शहर और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार की सुविधा मिलती है, यानी कि जो है वह यह बंदरगाह आप इसको ले सकते हैं। क्या? बंदर गाह, या तो आप इसको क्या ले सकते हैं शिप यार्ड के रूप में भी ले सकते हैं। शिप यार्ड आपने अब आसान भाषा में समझ सकते हैं कि लोथल जो है दुनिया का सबसे पुराना शिप यार्ड था जो कि साबरमती जो है वह साबरमती इसे जोड़ता था और इसी के कारण जो है यह हड़प्पा और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार सुविधा मिलती थी। यानी कि जो इंटर इंटरनल वाटरवे होता है आज के समय में जो प्रासंगिक है, यानी कि अंतरराज्यीय जो जलमार्ग होते हैं उससे संबंधित था। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शिपयार्ड था जो कि हड़प्पा और सौराष्ट्र जैसे शहरों में इसको कनेक्ट करता था। तो चर्चा में इसीलिए यह आया क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट शिपयार्ड की खोज हुई और यह एक व्यापार केंद्र के रूप में क्यों उभरा उसके बारे में जो है वह शोधकर्ताओं के बीच में यह चर्चा में आया। तो इसको जो है वह हमें जानना जरूरी था। ठीक, कि लोथल जो है वह क्यों इम्पोर्टेंट है और यह
इसके बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है स्टूडेंट चर्चा में रहा है, जो है वह शुरुआती सितंबर के महीनों में। क्या है यह, क्यों चर्चा में रहा, तो इसको देखते हैं। तो यह जो है ओपन एआई के बारे में आपने खूब सुना होगा, जिसने चैट जीपीटी का जो है वह डेवलपमेंट किया था। तो ओपन एआई का जो है वह प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है एक एआई मॉडल है आगामी, यानी कि चैट जीपीटी की तरह एक इस आगामी मॉडल है, जो कि उससे एक उसके आगे का वर्जन होगा। यानी कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है वह ओपन एआई का ही क्या है, एक आगामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो मॉडल है, और जिसमें चैटबॉट की तुलना में गणित, प्रोग्रामिंग, तर्क के जो है वह काफी अधिक उन्नत होने की उम्मीद है। यानी कि यह चैट जीपीटी से काफी ज्यादा इसको जो है वह उन्नत बनाने की कोशिश की गई है। ठीक, नेक्स्ट बिंदु अगर देखें तो चैट जीपीटी 5 में जो है वह एकीकृत होने की संभावना है इसको, और यह मॉडल मानव मस्तिष्क के समान क्षमताओं के साथ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई प्राप्त करने की दिशा में एक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, यानी कि जो मानव मस्तिष्क की क्षमताएं हैं उसके समान जो है वह इसको बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, और इसको जो है वह आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के सिद्धांत पर बनाया जा रहा है। तो यह भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट जो स्ट्रॉबेरी है, जिसे पहले प्रोजेक्ट क्यू के नाम से जो है वह जाना जाता था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है इसको पहले क्यू के नाम से जाना जाता था, और स्वायत्त रूप में इंटरनेट अनुसंधान जटिल जो है वह पहेलियों को हल करने और एआई की तर्क क्षमता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह चैट जीपीटी 5 के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, और चैट जीपीटी का एक डेवलप्ड वर्जन ही यह है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। यह जो है वह इंटरनेट पर सुलभ प्रशिक्षण जो है डाटा की कमी को संशोधित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक डाटा उत्पन्न करने की भी उम्मीद है इसमें। ठीक, तो सिंथेटिक डाटा को आप ध्यान रखिएगा कि यह जो है वह, जैसे कि एआई मॉडल्स पर लगातार यह आरोप लगता है कि यह जो है वह स्टीरियोटाइप यानी पूर्वाग्रहों से जो है वह ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि जो डाटा होते हैं वह डाटा कई सोर्सेज में कई पूर्वाग्रहों से ग्रसित आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यह चिंता जताई जा रही थी, लेकिन जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है इसके माध्यम से जो एआई डेवलपमेंट होने जा रहा है वह सिंथेटिक डाटा पर जो है वह सिंथेटिक डाटा पर बेस्ड होगा। और सिंथेटिक डाटा जो है क्या होता है कि ये इसका उद्देश्य यही होता है कि पूर्वाग्रहों और त्रुटियों को कम करना। ठीक, तो यही होता है सिंथेटिक डाटा। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है वह क्या है, यह ओपन एआई द्वारा जो है वह आगामी एआई मॉडल है, जिसे कि चैट जीपीटी 5 से इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वह था सकल अस्थाई पूंजी निर्माण, जीएफसीएफ। तो इसके बारे में जो है वह देखते हैं, सकल अस्थाई पूंजी निर्माण के बारे में। तो यह चर्चा में क्यों है, तो विश्व बैंक ने जो है वह वित्त वर्ष जो 2025 का वित्त वर्ष है उसमें भारतीय अवस्था में अर्थव्यवस्था में सकल निश्चित पूंजी निर्माण यानी कि जीएफसीएफ में गिरावट का जो है वह अनुमान लगाया है। तो बात करते हैं जीएफसीएफ होता क्या है। तो सकल निश्चित पूंजी निर्माण जो है वह एक विशिष्ट अवधि के दौरान अचल संपत्तियों में देश में निवेश के कुल मूल्य को जो है क्या करता है, संदर्भित करता है। यानी कि अचल संपत्तियों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, उपकरण और भवन जैसी जो है अचल संपत्तियां होती हैं, उनमें जो है वह कुल निवेश, ठीक, कुल निवेश को जो है वह यह कंसीडर करता है कि कितना जो है वह किसी देश की अचल संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट किया, और यह जो है वह आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक जो अनिवार्य है वह संकेतक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जिस इकोनॉमी में, जिस अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट जो है वह ज्यादा हो रहा होगा, तो उसमें आर्थिक वृद्धि और विकास की संभावनाएं जो होंगी वह ज्यादा होंगी। ठीक, तो इसीलिए यह एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है आर्थिक वृद्धि और विकास का, और यह उत्पाद
तक क्षमता को जो है वह बढ़ाने के लिए निवेश स्तर को भी दर्शाता है, यानी कि जितना ज्यादा यदि निवेश किया जाएगा उतना ज्यादा जो है वह उत्पादन होगा, और उत्पादन से मांग क्रिएट होगी, और मांग से ही हमने पढ़ा है कि जॉब क्रिएशन होती है। ठीक, तो काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सकल निश्चित पूंजी निर्माण यह होता क्या है बेसिकली कि यह अचल संपत्तियों में निवेश की कुल मूल्य को संदर्भित करता है। इस डायग्राम में भी आप इसको जो है वह समझ सकते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को। ठीक, और इन इसमें जो इन्वेस्टरीज होती है उसको भी आप समझ सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, बेसिकली वही चीज है जो यहाँ पे हमने दिया है। ठीक, तो जीएफसीएस क्या सीएफ क्या होता है उसको हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जो पश्चिम बंगाल था वह काफी चर्चा का विषय रहा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से काफी जो है वह विवाद का विषय भी बना, और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने जो है वह एक अपराजिता महिला और बाल जो है वह विधेयक जारी किया है, विधेयक लाया है, और यह जो है इसे जो है वह अपराजिता बिल के रूप में जाना जा रहा है। तो अपराजिता बिल की क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ चेंजेस की जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं उसको हम देखते हैं। ठीक, तो अपराजिता विधेयक के क्या कुछ मुख्य प्रावधान है। तो भारतीय जो न्याय संहिता बनी है 2024 में, जो कि 1 जुलाई से लागू भी हो गई है, तो उसमें क्या कुछ चेंजेस की जो है वह इसमें प्रावधान डाले गए हैं, तो उसको देखते हैं। तो अंतिम सजा की यदि हम वो अधिकतम सजा की यदि हम बात करें, जैसे कि गंभीर अपराध बलात्कार की परिस्थिति के लिए जिसमें मौत हो जाए किसी की, तो उस संबंध में जो है वह अधिकतम जो सजा होगी वह क्या होगा, उसके बारे में प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक, इसके अलावा मृत्युदंड यानी कि बलात्कार के उन मामलों में अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें कि मृत्यु हो या अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में कोई व्यक्ति पहुंच जाए, यानी कि आपने एक केस सुना होगा सुना रहा होगा पहले कि हॉस्पिटल नर्स के बारे में, जिसे बाद में यूथेनेसिया दिया गया, यानी कि उसे एक पैसिव यूथेनेसिया दिया गया था। ठीक, तो उस संबंध में देखा था कि उस की जो पूरी बॉडी थी वह कई वर्षों से पैरालाइज हो गई थी, तो अस्थायी रूप से निष्क्रियता का अर्थ यही है, या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उस संबंध में जो है वह अनिवार्य अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान इस बिल में किया गया है। ठीक, अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बात करें कि सामूहिक बलात्कार यानी कि 18 से अधिक आयु की महिलाओं के सामूहिक सामूहिक बलात्कार में भी अनिवार्य रूप से मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक, यानी कि जो सामूहिक बलात्कार की घटना होती है उसमें भी जो है वह अ, मृत्यु की सजा का प्रावधान किया गया है यदि जो अपराधी है वह 18 वर्ष से अधिक की आयु का हो। ठीक, तो उनके लिए सभी को जो है जो 18 वर्ष से अधिक की आयु के होंगे उन्हें मृत्यु की सजा का प्रावधान इस अपराजिता बिल में किया गया है। इसके अलावा बार बार अपराधी प्रवृत्तियां जिस व्यक्ति की हैं तो उसके लिए भी कठोर कारावास की जो है वह प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा जो पीड़िता है, विक्टिम है, यदि उसकी पहचान को कोई प्रकट करता है और तो उसके संबंध में भी जो है वह उसके लिए जेल की अवधि को यह बढ़ाता है, यानी कि यदि मान लीजिए कोई रेप विक्टिम है, यदि उसकी पहचान को कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल्स के माध्यम से जो है वह उसको प्रकट करता है, तो उस संबंध में भी यह जो बिल है वह उसको सजा का प्रावधान करता है। ठीक, इसके अलावा एसिड अटैक की भी चर्चा इसमें की गई है, तो इसमें एसिड अटैक के संबंध में हल्की सजा को जो है वह हटाकर आजीवन कठोर कारावास की सजा देता है। ठीक, तो एसिड अटैक के मामले में भी आजीवन कठोर कारावास की सजा को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह पश्चिम बंगाल का अपराजिता बिल जो है वह काफी चर्चा का विषय रहा और यह एक कदम उठाया गया है। ठीक, इसके अलावा यदि हम बात करें इसमें एक और केस सामने आ गया था अपराजिता बिल के संबंध में, वह था, अब देख लीजिए, वह था मीठू बनाम पंजाब राज्य। क्या था?
मिठू बनाम पंजाब राज्य। यह 1983 का केस था स्टूडेंट, जिसमें जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अनिवार्य मृत्यु दंड जो है वह क्या है, असंवैधानिक है। और इसमें आपने क्या देखा कि अनिवार्य मृत्यु दंड का प्रावधान है। ठीक, अनिवार्य जो है वह मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें स्टूडेंट, तो अनिवार्य अनिवार्य जो मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड वह क्या था, असंवैधानिक था। क्यों असंवैधानिक था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जो अनिवार्य मृत्युदंड है वह सजा के न्यायिक विवेक के सिद्धांत के खिलाफ है। तो सजा का न्यायिक विवेक का सिद्धांत, इसको आप नोट कीजिए। सजा का न्यायिक न्यायिक विवेक विवेक का सिद्धांत। तो इसको आप नोट कीजिएगा, आपके आंसर को काफी इनहांस करेंगे इस प्रकार के टर्म्स स्टेटमेंट। तो इसको आप नोट कीजिए। तो मिठू बनाम पंजाब राज्य में जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अनिवार्य सजा, जो अनिवार्य मृत्यु दंड की सजा है वह असंवैधानिक है, क्योंकि यह सजा का न्यायिक विवेक का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह इस अपराजिता विधेयक को जो है वह चैलेंज किया जा सकता था। तो यह काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, तो इसको देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो इसलिए इसको हमने कंसीडर किया, तो इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट जो है वह टॉपिक हमारा है वह क्या है, विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। तो विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वह चर्चा का में आया, तो उसको देखते हैं। तो भारत सरकार ने जो है वह विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, जो कि अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन अनुप्रयोग का समर्थन करने के लिए भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, इसे बास जो है वह कहा जाता है। बास यानी कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस की जो है वह पेशकश करता है। ठीक, तो इस संबंध में विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वह चर्चा में आया। तो अब इसमें हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, तो इसके कुछ स्टैटिक पार्ट को सबसे पहले हम देखते हैं। सब स्टैटिक इसका पार्ट क्या है कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ब्लॉकचेन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ब्लॉकचेन स्टूडेंट क्या होता है कि ब्लॉकचेन जो है एक डिजिटल लेजर तकनीक होता है, जहां की डेटा के जो जैसे कि लेन देन को ब्लॉक में संग्रहित किया जाता है। यानी कि यह एक डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी पर जो है वह आधारित होता है, जिसे कि डीएलटी भी बोला जाता है। डीएलटी टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी। उस पे यह बेस्ड है, और इसमें जो डेटा होता है इसको ब्लॉक्स के रूप में संग्रहित किया जाता है। और यह एक क्या होता है, यह एक क्रम में होता है। ठीक, यह एक क्रम में होता है, और यह एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक, और प्रत्येक ब्लॉक क्या होता है, सुरक्षित रूप से इनक्रिप्ट होता है। वही यानी कि यह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और यह टाइम पर प्रूफ हो जाता है, जिससे यह क्या हो जाता है, टाइम पर प्रूफ हो जाता है। यानी कि एक में यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन किया गया तो दूसरा उसको नकार देगा। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं की जा सकती है। ठीक, जैसे कि बिटकॉइन जो होता है वह इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होता है, बिटकॉइन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो जो यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक होता है, यह ब्लॉकचेन बनाने और संचालित करने के लिए आवश्यक तकनीकों की परतों को जो है वह संदर्भित करता है। यानी कि ब्लॉकचेन बनाने के लिए क्या कौन कौन से जो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या उसके लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो ब्लॉकचेन किन किन जो है वह चरण से होकर उसको बनाया जा सकता है, तो उस सभी के बारे में विस्तृत जानकारी जो हमें प्रदान करता है वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वह हमें इस बारे में जो है वह जानकारी देता है, जिसमें क्या क्या होता है। तो इसमें होता है बुनियादी ढांचा, यानी कि सर्वर नेटवर्क होगा, कोर ब्लॉकचेन कार्य क्षमता। ठीक, इसके अलावा स्मार्ट अनुबंध होगा,
और एपीआई, ठीक, यानी कि ब्लॉकचेन के साथ बातचीत करने के उपकरण जो है इसमें शामिल हो गए। किसमें? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक में। तो इस प्रकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक होता क्या है? तो यह जो है वह ब्लॉकचेन को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या जो है वह आवश्यक होता है उसके बारे में यह चर्चा करता है। तो विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वह भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक सर्विस के रूप में उपलब्ध कराना। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह यह चर्चा का विषय रहा जो कि हमारे देखने के योग्य था। ठीक, अगला जो है वह इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं कि क्या है। वह था 23वां विधि आयोग की स्थापना। तो स्टूडेंट 23rd जो लॉ कमीशन है उसकी स्थापना हो चुकी है। तो इसकी स्थापना 2 सितंबर को ही हुई है। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में सामने आता है। बात करें यदि विधि आयोग की स्टूडेंट, तो विधि आयोग जो होता है यह 3 वर्ष के लिए स्थापित जो है वह किया जाता है। और इसकी जो 23वें विधि आयोग की जो अवधि होगी वह 1 सितंबर 2024 से 21 अगस्त 2027 तक होगी। अब बात करें इसकी स्टैटिक पोर्शन की, विधि आयोग की, तो भारत का जो विधि आयोग है वह कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अनुसंधान करने और कानूनी सुधारों की सिफारिश करने के लिए स्थापित एक क्या है? गैर सांविधिक सलाहकार निकाय, यानी कि गैर सांविधिक यानी कि इसको स्थापित करने के लिए संसद द्वारा कोई कानून, ऐसा विशेष कानून जो है वह नहीं बनाया गया है। ठीक, तो इस संबंध में यह इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि यह एक क्या है? गैर सांविधिक जो है वह नॉन स्टैट्यूटरी जो है वह निकाय है। और बात करें इसके इतिहास की, तो सर्वप्रथम 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है वह यह गठित हुआ था। और इसने आईपीसी और सीआरपीसी के निर्माण में काफी इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट लॉ कमीशन था 1834 में, इसने आईपीसी और सीआरपीसी के निर्माण में उसको जो है वह कोडिफिकेशन करने में काफी इम्पोर्टेंट जो है वह रोल प्ले किया था। और बात करें स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद सबसे जो है पहला विधि आयोग 1955 में जो है वह एमसी सीतलवाड़ा के जो है वह एमसी सीतलवाड़ा की अध्यक्षता में पहला जो है वह लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। और अब तक जो है कुल इसको लेकर कुल 23 जो है वह लॉ कमीशन बनाए जा चुके हैं। इसकी अवधि जो होती है 3 साल की निश्चित अवधि होती है। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह कुछ इंपॉर्टेंट इसके स्टैटिक पोर्शन हमने देखा। तो इससे प्रश्न बनने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है वह 2 से 7 सितंबर के बीच जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लगभग 8-10, उनको हमने इस पूरे सेशन में अच्छे से कवर किया। और आई होप कि आपको यह पूरा सेशन काफी अच्छे से पसंद आया होगा। और पूरा का पूरा जो सितंबर का रहेगा उसको हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी की जो है वह एक नई या बैच जो है वह शुरू होने जा रहा है, नई सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसके साथ आप जो है वह जुड़ सकते हैं इस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस स्पेरेंट आईएएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके। ठीक, जिसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करा दिया जाएगा। ठीक, तो आज का हमारा यह सेशन यहीं तक, मिलते हैं जो है वह नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।